बेटा मैं इसको रिकॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा कि देखें ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी अगर आप देख रहे हैं तो ये इन द एब्सेंस ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और V इज इक्वल टू ई डी जो है हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट से इसके अंदर पुट किया हुआ है। तो ये जितने भी रिलेशन आपके पास बन रहे हैं, जैसे हमने ए डी का स्क्वायर डी से कैंसिल कर दिया, इसमें जितना भी देखेंगे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, और इसका मतलब इन द एब्सेंस ऑफ द मीडियम ये सारे हमने रिलेशंस लिखे हुए हैं। अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम लिखेंगे तो एप्सिलॉन आर नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आता जाएगा, जैसे ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी लिखा हुआ है। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो क्या बनेगा, u इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, सी की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी, और साथ में आपके पास क्या बनेगा, ई डी का होल स्क्वायर बन जाएगा। जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो u इज़ इक्वल टू ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी इंटू ई स्क्वायर और डी स्क्वायर आ जाएगा, ये डी के डी से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, u इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आपके पास क्या बनेगा ई स्क्वायर, और इस d को और a को आप उसी तरह से करीब लिख लें, एक जैसे करीब लिख लें। अब AD जो आपके पास बन रहा है बेटा, दोबारा स्टूडेंट्स देखें ये किसके बराबर आप बन रहा है, ये बन रहा है वॉल्यूम के बराबर। मैं इस बात को इस तरह से लिख सकता हूं कि u इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर, और AD की जगह मैं वॉल्यूम लिख देता हूं। एक रिलेशन हमारे पास देखें तो आपके पास ये बन जाता है, लेकिन ये रिलेशन पहले रिलेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इसलिए क्योंकि इसमें एप्सिलॉन आर जो कि मीडियम है उसका जिक्र भी आपके पास आ जाता है। अब इसी तरह से अगर हम बात करें एनर्जी डेंसिटी की बेटा, तो हमारे पास क्या बनता है, एनर्जी डेंसिटी हमारे पास होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास एनर्जी इस दिस केस हमारे पास है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बनेगा, वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल हो गया, तो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास आ जाती है 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आपके पास क्या बनेगा, ई स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी में विदाउट मीडियम और प्रेजेंस ऑफ द मीडियम दो बातें आपके पास देखें कि एक इन द एब्सेंस ऑफ द मीडियम है और दूसरा आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम है। तो एप्सिलॉन आर के प्रेजेंस की वजह से एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। तो ये सारी बेटे आपने थोड़ा सा इसको याद रखिएगा इन सारे चीज़ों के रिलेशंस के लिहाज से। अब इन्हीं बातों को हम एक और तरह से भी लिखते हैं, हमारे पास बड़े रिलेशंस आपके पास होते हैं। अ, जब आप बात करते हैं कि डायलैक्ट्रिक्स की, तो उसके केस में जब आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात भी करते हैं, इस तरह से आप सेपरेशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम एंड इन द एब्सेंस ऑफ द मीडियम की बात भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं एक कॉलम से यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे सारी क्वांटिटी की, कि जब आप बात करते हैं कि सेपरेशन को हम इंक्रीज करते हैं या फिर सेपरेशन को हम डिक्रीज कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे टॉप पे मैं हेडिंग देता हूँ यहाँ पे क्वांटिटी की, और यहाँ पे इस तरह से मैं लिखता हूँ कि बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी इज रिमूव्ड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि बैटरी रिमेन्स, यानी एक सर्किट के अंदर बैटरी आपके पास मौजूद है और दूसरे में हमारे पास बैटरी मौजूद नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन को इंक्रीज या डिक्रीज किए जा रहे हैं, और फिर उसके लिहाज से फ़र्क होने वाला जो क्वांटिटी के अंदर इफेक्ट आएगा उसको हमने बेसिकली स्टडी कर रहा है। तो पहले केस में हम यहाँ पे लिखते हैं सेपरेशन इज अ इंक्रीजिंग, जब सेपरेशन आपके पास इंक्रीज कर रहा है, और दिस केस मैंने क्या किया कि बैटरी को रिमूव कर दिया या बैटरी आपके पास मौजूद है। तो डिफरेंट क्वांटिटीज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लें कैपेसिटी। तो कैपेसिटी के केस में आपके पास क्या होगा कि जब हम D को इंक्रीज कर रहे हैं, देखिए ना बेटा, जब आप D को इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर आपके पास कैपेसिटेंस का तो D के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। जब डिस्टेंस यानी सेपरेशन बढ़ रहा है बिटवीन द प्लेट्स,
तो फिर आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि ओवरऑल जो कैपेसिटेंस है उसको मैं लिख सकता हूँ कि कैपेसिटेंस विल बी डिक्रीजेस। इसी तरह से अगर मैं डिक्रीज करता हूँ यहाँ पे, तो फिर मैं देखें कि सी का तो फिर भी आपके पास इनवर्स रिलेशन बन जाता है डी के साथ, तो इसमें भी आपके पास क्या होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि अगर पहली कैपेसिटेंस है तो उसका मतलब है कि यहाँ पे आपका दोबारा भी कैपेसिटेंस क्या करेगी, वो ओवरऑल डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगी। सेकंड आपका आ जाता है चार्ज का, दूसरी क्वांटिटी आपके पास आती है चार्ज की। तो जब सर्किट के अंदर बैटरी रिमूव कर दी गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज तो बेटे आपके पास थ्रू आउट क्या रहेगा, कांस्टेंट। इट विल रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज आप यहां पे लिख लें कि बैटरी इज नॉट प्रेजेंट। तो चार्ज से तो कांस्टेंट ही रहना है, एक्स्ट्रा सप्लाई ही नहीं हो रहा आपके पास, तो Q1 इज इक्वल टू Q2, इट विल रिमेन सेम इन बोथ द केसेस। लेकिन जब आप बैटरी को यहाँ पे मौजूद होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो चार्ज आपके पास होगा, फर्स्ट केस के अंदर लेट से चार्ज आपके पास है Q1 जब बैटरी नहीं थी, जब बैटरी लगा दी उसके केस में सपोज कर लें कि चार्ज Q2 है, तो इसका मतलब है Q2 विल बी लेस देन Q1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज आपके पास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम। सो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज अगर डिक्रीज कर रहा है तो बेटा वो चार्ज कहाँ जा रहा है बेसिकली, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा कुछ इस तरह से कि जो रिमेनिंग चार्ज होगा, रिमेनिंग चार्ज जो कि Q1 माइनस Q2 है, दैट विल गोज बैक टू द बैटरी। क्योंकि अब बैटरी मौजूद है तो अब जो रिमेनिंग चार्ज होगा वो आपके पास कहाँ जाएगा, वो बैटरी की तरफ चला जाएगा। ठीक, ये हमारे पास एक केस आ गया जब चार्ज बैटरी को हमने रिमूव किया और चार्ज को हमने यहाँ क्या किया, प्रेजेंस की फॉर्म में बात करी। तीसरी क्वांटिटी देखें, तीसरी क्वांटिटी आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये थर्ड आपके पास क्वांटिटी है। थर्ड क्वांटिटी जब हम बात करते हैं कि जब बैटरी आपके पास रिमूव है, तो जब बैटरी आपके पास रिमूव है तो आपको पता है कि V बराबर होता है Q डिवाइडेड बाय C के, तो इसका मतलब है कि V का इनवर्स रिलेशन हो गया C के साथ। तो जब आपके पास C जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि V ने क्या करना है, इंक्रीज। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जब आप बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो बार बार पोटेंशियल सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करते हैं बैटरी, तो इसका मतलब है बैटरी की प्रेजेंस में आपका जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है। सिंस आप यहाँ पे लिख लें कि जो बैटरी है, सिंस बैटरी मेंटेन्स द पोटेंशियल, मेंटेन्स द पोटेंशियल, इसका मतलब है कि V2 जो होगा वो V1 के बराबर होगा। क्योंकि बैटरी मौजूद है, लगातार एनर्जी सप्लाई करेगी, तो पोटेंशियल आपके पास क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। फोर्थ केस आप देख लें कि जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपके पास क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है कि E इज इक्वल टू बराबर होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, एंड दैट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट। तो पैरेलल प्लेट्स के केस में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास मौजूद है, तो जब आपके पास बैटरी रिमूव होती है तो E2 जो है वो E1 के बराबर होगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बोथ केसेस विल रिमेन सेम, बट व्हेन द बैटरी प्रेजेंट हो, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या होता है कि जब आप E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं, तो चूंकि फर्स्ट केस में Q2 ग्रेटर होता है Q1 से, तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या हो जाएगा, E2 जो होगा वो आपके पास लेस होगा किससे, E1 से लेस हो जाएगा। ठीक, तो Q2 आपके पास सॉरी यहाँ पे लेस होता है Q1 से इन दिस केस, तो इसका मतलब है कि इसका तो डायरेक्ट रिलेशन आ गया, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है करस्पॉन्डिंगली वो भी आपके पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। फिफ्थ केस में आपके पास होता है एनर्जी। तो व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड, उस केस में क्या होगा कि जो आपके पास एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी, भला क्यों, बिकॉज Q इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास होता है 2C के बराबर। तो फिर
चूंकि आपके पास C2 जो है वो ग्रेटर है C1 से, और आपके पास जो Q1 और Q2 दोनों केसेस में सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि U2 ग्रेटर होगा किससे, U1 से। लेकिन जब आप इसकी बात करते हैं तो U यहाँ पे डिक्रीज करता है, क्यों, कि बिकॉज फार्मूला होता है U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 CV स्क्वायर। तो इन दिस केस जब आप यहाँ पे बात करते हैं तो आपके पास जो C2 होता है वो आपके पास चूंकि लेस है C1 से, लेकिन V2 जो है वो V1 के बराबर होता है, तो इसका मतलब U2 जो होगा वो लेस होगा किससे, U1 से। ठीक, तो ये हमारे पास सेपरेशन इंक्रीजिंग के केसिंग आपके पास आ जाते हैं। ठीक, तो इसी तरह से यस जी, ठीक है, यही कहाँ पे, एक मिनट लेट मी क्लियर। जब आप बात करते हैं बैटरीज रिमूव वाले केस में, यहाँ पे बात करते हैं, हाँ ठीक है, एनर्जी इंक्रीज करती है बिकॉज यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C होता है। तो आपके पास C2 जो है वो चूंकि C1 से ग्रेटर है, और Q1 जो आपके पास है ये ओवरऑल आपके पास क्या करती है, डिक्रीज। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये आपके पास लेस हो जाता है। C2 लेस देन, एक मिनट, ये गलत है ना, ये लेस हो गया और ये ग्रेटर हो जाता है, ये उलट लिख लिया है। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से बेटा आप बात करेंगे बेटा, जब आप नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं तो सेपरेशन मैंने इंक्रीजिंग का करवा लिया है, सेपरेशन डिक्रीजिंग का आप खुद कर लीजिएगा, इसके उलट आपके पास कैसे बन जाएगा तो वो आप कर लें, तो टेबल में आपको बेसिकली सेंड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी बेटे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, अच्छा नाउ इसके बाद लास्ट आर्टिकल हमारे पास होता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर के केस में देखिए, लेट हमारे पास एक सर्किट है, एक सर्किट के अंदर हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि हमने कनेक्ट किया हुआ है किसी भी एक सोर्स के साथ। लेकिन यहाँ पे इसी सोर्स के सर्किट के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक बैटरी कनेक्टेड हो चुकी है, सोर्स का मुराद ये है, और साथ में हमने एक रेजिस्टर को कनेक्ट किया हुआ यहाँ पे, हैविंग पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आपका सोर्स हो गया, और यहाँ पे इसके साथ आप कनेक्ट कर दें एक रेजिस्टर को, और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो R है, ये हमारे पास कैपेसिटेंस C है, और ये हमारे पास पोटेंशियल क्या है, V है। अब इनिशियली जब आप बात करते हैं कि जब आपने यहाँ पे लेट से सपोज कीजिएगा कि मैं स्विच को ऑफ करके रखता हूँ, जब स्विच आपका यहाँ पे ऑफ है, ये की ऑफ है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहाँ पे क्या है, बिटवीन द प्लेट्स इज 0। तो मैं ये पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल्स टू 0 में लिख देता हूँ। अब यहाँ से MCQ बनते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो आपके कैपेसिटर के ऊपर इनिशियली, वो तो चूंकि चार्ज हुआ ही नहीं है, पोटेंशियल हम सप्लाई कर ही नहीं रहे, तो इसका मतलब है इनिशियल अगर मैं बात करता हूं तो चार्ज की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इनिशियली व्हेन देयर इज नो सोर्स कनेक्टेड, यानी स्विच आपका यहाँ पे क्या है, ऑफ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज 0। सो चार्ज की वैल्यू कैपेसिटर के ऊपर क्या हो गई, वो 0 हो जाती है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज 0 है तो इनिशियली जैसे ही मैं स्विच को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, तो फिर इनिशियल की बात कर रहा हूं, तो करंट की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ बन जाता है, पास पेपर में देखेंगे तो वो क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया हुआ है। अब क्यों
करंट मैक्सिमम है इनिशियली, बिकॉज जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज यहाँ से एकदम जैसे ही कनेक्ट करते हैं सोर्स को, स्विच को ऑन करते हैं, तो चूंकि यहाँ पे हायर पोटेंशियल के ऊपर चार्ज मौजूद है, यहाँ पे पोटेंशियल की देखें 0 है, तो प्लेट्स का और सोर्स का आपस में पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो गया तो करंट की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम हो जाएगी। तो इनिशियली प्लेट के ऊपर चार्ज की वैल्यू तो 0 है, लेकिन करंट की वैल्यू आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब जैसे जैसे चार्ज आप यहाँ पे बात करते हैं कि स्टोर करना स्टार्ट कर जाता है, या आपका चार्ज एक पॉजिटिव इस प्लेट के ऊपर आ गया, एक नेगेटिव आ गया, तो जैसे मैंने पहले बात की थी कि पहले चार्ज के ऊपर बड़ी कम एनर्जी देनी पड़ती है कि आप उसको स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन जैसे आप नेक्स्ट चार्ज लेके आएंगे तो इनकमिंग चार्ज के ऊपर आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर मौजूद है, तो वो उसको रिपेल करेगा। तो इसी तरह से ऐसा ऐसा वक्त के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ जब आप बात करते हैं तो आपके पास जो करंट हो जाता है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है, करंट मिनिमम हो जाता है। जब करंट मिनिमम हो गया तो इसका मतलब है कि चार्ज की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, जो कि प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स के ऊपर हो गई। इसका मतलब है Q जो हो गया वो बराबर हो गया किसके, Q नॉट के। सो इट मींस के मैक्सिमम चार्ज इज अप्रोच्ड टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर, ये क्लियर हो गया बेटा स्टूडेंट सबको। नाउ इसका मतलब है कि चार्ज की वैल्यू यहाँ पे अगर Q नॉट के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q इज इक्वल टू Q नॉट। इट मींस कि जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, मैं बात कर रहा हूँ कि आपके बराबर हो जाए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी के, तो फिर चार्ज आपका मैक्सिमम जो है वो अप्रोच कर जाता है। इसका मतलब है कैपेसिटर अब फुली चार्ज हो गया है। तो जब इनिशियली चार्ज नहीं था तो फिर चार्ज सॉरी जब आपका कैपेसिटर चार्ज नहीं हो चुका था तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम थी। चार्ज मैक्सिमम डिपॉजिट हो चुका है, मैक्सिमम स्टोर कर चुका है, तो फिर आपकी जो बैटरी का पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के बराबर आ जाए, देन नो फर्दर चार्ज कैन बी डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सो इट मींस कि कैपेसिटर इज अ फुली चार्ज। अब चार्जिंग के केस में ज़रा गौर से देखिएगा, जब आप चार्जिंग के केस में बात करते हैं तो चार्जिंग के केस से हमारे पास इक्वेशन लगती है, दैट मैथमेटिकल इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, हमारे पास होती है Q इज इक्वल्स टू Q नॉट इन टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है। जैसे जब आप बात करते हैं Q की, तो ये Q जो है ये इंडिकेट करता है इंस्टेंटेनियस चार्ज को इंडिकेट कर रहा होता है। Q नॉट जो इंडिकेट कर रहा होता है ये मैक्सिमम चार्ज, या फिर आप कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम चार्ज को इंडिकेट कर रहा होता है। R जो आपके पास ये रेजिस्टर लगाया हुआ है उसके रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है। यहाँ पे जो C है वो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंडिकेट करता है। जो ऊपर आपने T लिखा हुआ है बेटा, दैट T इज इक्वल्स टू, इसको कहा जाता है टाइम कांस्टेंट कहा जाता है, और इसको हम लिखते हैं टाइम कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द आर सी। और ये पास पेपर में अभी रिसेंटली देखेंगे नम्स के पेपर में आया हुआ है कि बेटा आपका जो आर सी का प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू द टाइम कांस्टेंट। तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक, आप ज़रा देखें, जब आप बात करते हैं इस इक्वेशंस की बात करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। याद रखें बेटा कि जब आप बात करते हैं कि टाइम कांस्टेंट की, तो आपसे कोई पूछे कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि टाइम कांस्टेंट इज द टाइम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटे कि इन विच कैपेसिटर चार्ज and discharge up to 63% of
इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू, माने मैक्सिमम वैल्यू का 63% आपका चार्ज का जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्या है, टाइम कांस्टेंट कहा जाता है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं बात करता हूँ कि पुट कर देते हैं आपके टाइम टी को पुट कर दीजिएगा आर सी के बराबर है। जब आप इसको पुट करेंगे तो क्या बनेगा, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस आर सी, और यहाँ पे आपके पास क्या है, आर सी ही है, तो आर सी और आर सी आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट Q नॉट इंटू 1 माइनस, मैं इसको लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ई, बिकॉज ई की पावर माइनस 1 है, तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो ई की पावर प्लस 1 हो जाएगा। सो Q इज इक्वल टू क्या बनेगा, Q नॉट 1 माइनस 1 ओवर ई, ये आपके पास बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई ई, बराबर होता है 2.73 के। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आता है Q इज इक्वल्स टू Q नॉट इन टू, आपके पास बनेगा 0.632। दिस इम्प्लाइज दैट Q इज इक्वल्स टू 63.2% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। यानी आर सी पुट करने का मकसद क्या था कि इस टाइम के अंदर आपका इंस्टेंटेनियस चार्ज 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज के बराबर होता है। तो ये याद रखना कि फर्स्ट टाइम कांस्टेंट के अंदर इक्विलिब्रियम चार्ज का 63% क्यू के बराबर होता है। ये अब आप ये आपने याद रखना, इसकी वैल्यू होती है 2.73 बेटे, ये अब याद रखनी है इसकी एक्सपोनेंशियल्स की वैल्यू, जैसे लॉगरिथमिक में होती है वहां पे इसको याद रखिएगा। सेकंड बेटा पॉइंट आपने याद रखना है कि सेकंड कांस्टेंट के अंदर आपका कितना चार्ज मौजूद होता है, तो वो बराबर होता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 8 इंटू 86%। अब ये बात भी याद रखनी है क्योंकि आपसे जनरल फॉर्म में MCQs में पूछे जा सकते हैं। थर्ड आपने याद रखना है कि जब आपके पास टाइम कांस्टेंट हो जाए 3RC के बराबर, तो फिर कितना चार्ज आपके पास स्टोर होता है। सो Q इज इक्वल्स टू 95% ऑफ द Q नॉट के बराबर होता है। इसी तरह से जब आप फोर्थ इस तरह से याद रख सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट अगर 4RC के बराबर हो जाए तो फिर आपके पास कितना होगा। सो Q इज इक्वल्स टू 98% ऑफ द Q नॉट होता है। ऐसे ही आपने फिफ्थ आप लिख सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 5RC के बराबर हो जाए तो फिर आपके पास क्या होगा। सो Q इज इक्वल टू ये बराबर होता है 99.2% ऑफ द Q नॉट के बराबर होता है। याद रखें, अगर सपोज कर ले कि आप कहते हैं कि टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर देता हूं मैं, जब टाइम इन्फिनिटी हो जाए तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, इन्फिनिट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो उस केस में जो Q होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, Q नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे अगर कोई पूछे कि कितने टाइम, कितने RC के टाइम के बराबर हो, तो आपका जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज या डिस्चार्ज होता है। तो चार्जिंग के लिए भी इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है और डिस्चार्जिंग के लिए भी आपका इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होता है। ग्राफ से जरा देख लें कुछ बात। Q को आप रख लें बेटा y एक्सिस के ऊपर और टाइम को आप रख लें किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर रख लें। तो पहली बात तो ये है कि जब आप ग्राफ की बात करते हैं तो ये चूंकि e की फॉर्म में मौजूद होती इक्वेशन, तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर मैं दो कैपेसिटर की बात करता हूँ तो एक फर्स्ट कैपेसिटर आ गया, उसका QT ग्राफ ये आ गया। सेकेंड एक और कैपेसिटर है, उसका आप समझें कि QT ग्राफ आपका ये बन जाता है। तो ये आपका सेकेंड कैपेसिटर है। मैं वैसे ये दो कैपेसिटर की चार्जिंग को आपस में कंपेयर कर रहा हूँ। तो ये लेट से आपके पास सेकेंड कैपेसिटर है, तो उसकी चार्जिंग जो कर्व है वो आपको यहाँ पे मैं येलो से इंडिकेट किए जा रहा हूँ। दिस इज द सेकेंड कैपेसिटर। आप जरा देखें, चूंकि टाइम आपका यहाँ पे RC के बराबर है जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस मौजूद है। आप किसी भी दो पॉइंट की बात कर लें, लेट से मैं येलो वाले की बात करता हूँ तो सेकंड वाले की, तो इसका अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, इसका RC बन जाएगा। इस तरह से मैं
सॉरी मैं इसको चले यहाँ पे इंडिकेट कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पे देखिए मैं एक रैंडमली लाइन ड्रॉ करता हूँ स्ट्रेट, एक लेट से आपके पास ये है, यहाँ से मैं एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर, तो ये आपके पास T2 फॉर द सेकेंड कैपेसिटर, और इसी पॉइंट के ऊपर मैं बात करूँ ये, तो ये आपके पास क्या बनेगा T1 के लिए टाइम कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर। तो चूंकि T2 ग्रेटर है किससे, T1 से, तो T2 इज ग्रेटर देन T1, तो इसका मतलब है कि जो आपका जिसका टाइम कांस्टेंट RC जो है वो आपके पास लार्ज आंसर दे, ग्रेटर आंसर दे, तो इसका मतलब है ये इंडिकेट कर देगा किसको, स्लो चार्जिंग को इंडिकेट कर रहा होगा। लेकिन जिसका टाइम कांस्टेंट वैल्यू हमें एक स्मॉल वैल्यू दे रहा हो, तो फिर उसके केस में वो क्या करेगा, मैं कह सकता हूं कि वो रैपिड चार्जिंग करेगा, तो ये फास्ट चार्जिंग के ज़मरे में आ जाएगा। तो चूंकि T2 ग्रेटर है T1 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंडिकेट करता है किसको, स्लो चार्जिंग को इंडिकेट करेगा, और ये आपके पास इंडिकेट कर देगा किसको, ये इंडिकेट कर देगा रैपिड चार्जिंग को इंडिकेट कर रहा होता है। क्लियर? यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है कि स्लोप आपके पास क्या इंफॉर्मेशन देती है, क्यूटी ग्राफ का या चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर्व की स्लोप क्या इंफॉर्मेशन देती है। तो स्लोप तो बराबर होता है y डिवाइडेड बाई एक्स, तो q हमारे पास y एक्सिस के ऊपर है और x एक्सिस के ऊपर हमारे पास टाइम t है, तो इसका मतलब है कि ये आपको इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, करंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, चाहे वो चार्जिंग कर्व हो या फिर आपके पास डिस्चार्जिंग कर्व हो। ये बात सबको समझ आ गई? ओके, अब उसके बाद देखिए जब आप बात करते हैं यहाँ पे जिस तरह से हमने चार्जिंग की बात की, इस तरह से हमारे पास डिस्चार्जिंग की बात भी होगी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्चार्जिंग को। एक एमसीक्यू में जनरल फॉर्म में आपसे पूछ लेता हूँ, आप ज़रा लिख लें। आप लिखिए ज़रा, एक एमसीक्यू लिखिएगा कि व्हेन कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, ज़रा एमसीक्यू लिखिए आप, व्हेन कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग then the current is option number A maximum, B minimum, C constant, D increases। जी, what will be the option? हाँ जी, क्या ऑप्शन होगी? यस, करंट इज मैक्सिमम, क्योंकि आपका मैक्सिमम चार्ज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या होता है, वो जीरो होता है, चार्ज जीरो होता है, तो इसलिए आपका करंट मैक्सिमम फ्लो करता है। अब डिस्चार्जिंग थोड़ा आसान है। डिस्चार्जिंग के केस में इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। ये हमारे पास किसके लिए होती है, इट इज द इक्वेशन फॉर रिमेनिंग चार्ज। ठीक है, अब ये एक चीज याद रखें, जो कैपेसिटर जल्दी आपका चार्ज होता है उतना ही जल्दी वो डिस्चार्ज भी होगा। ठीक, जो कम टाइम लेगा चार्जिंग में, डिस्चार्जिंग में भी कम टाइम लेगा। इसका मतलब है ये सेम उसी तरह से बात है, उलट कहानी है। अब उसी तरह से बेटा बात कर लें कि अगर हमारे पास टाइम t जो है वो आर सी के बराबर हो जाए, तो फिर q इज इक्वल टू बराबर होता है 63.2% ऑफ द क्यू नॉट। इसका मतलब इस केस में ये इंडिकेट करता है किसको, डिस्चार्जिंग को इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे Q इज इक्वल टू 63.2 आ गया। अब अगर आपसे पूछे इसी केस में, अच्छा रिमेनिंग चार्ज कितना मौजूद है, तो रिमेनिंग चार्ज 63.2 है, तो 100 में से 63.2 को आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या बनेगा, 0.372 Q नॉट। इट मीन्स के 37.2
2% ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज विल बी द रिमेनिंग। अब उसी तरह से बेटा चलते जाएं, टी को आप 2RC पुट कर दें। जब टी को 2RC पुट कर देंगे तो फिर आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास क्या था, Q इज इक्वल टू 86% था, तो Q इज इक्वल टू 86% ऑफ द Q नॉट था। तो इसका मतलब है रिमेनिंग चार्ज आपके पास कितना होगा, रिमेनिंग चार्ज इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, Q इज इक्वल्स टू 37.7% ऑफ Q नॉट के बराबर होगा। थर्ड इसी तरह से आप पुट कर दें किसके लिए, टाइम t इज इक्वल्स टू 3RC पुट कर दें। तो 3RC पुट करते थे तो मेरे पास Q की वैल्यू कितनी थी, ये थी आपके पास 95% ऑफ द Q नॉट। सो रिमेनिंग चार्ज कितना होगा, सो Q इज इक्वल्स टू आपके पास कितना बनेगा, 4.3% ऑफ द Q नॉट के बराबर होगा। फोर्थ केस में t इज इक्वल्स टू आप पुट कर दें 4RC पुट कर दें। तो 4RC पुट करते थे तो उस केस में Q इज इक्वल्स टू किसके बराबर था, 98% ऑफ द Q नॉट के बराबर था। एग्जैक्ट वैल्यूज 98% लिख लें तो रिमेनिंग चार्ज Q इज इक्वल्स टू कितना बच जाएगा, 1.2% ऑफ द Q नॉट के बराबर आ जाएगा। सेम एज द केस फॉर द फिफ्थ वन, टाइम इज इक्वल्स टू 5RC पुट कर दें। आप बेटा वेरीफाई कर सकते हैं जिस तरह से आप यहाँ पे टी की जगह RC पुट कर दें, 2RC 3RC, तो जो रिजल्ट मैं लिखने जा रहा हूँ रिमेनिंग चार्ज के लिहाज से वो आपके यही आएंगे। तो 5RC के ऊपर Q की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 99.2% ऑफ द Q नॉट थी। तो रिमेनिंग चार्ज यहाँ पे इस केस में होगा Q इज इक्वल्स टू 0.7% ऑफ द Q नॉट के बराबर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पास पेपर के क्वेश्चंस। एग्जैक्टली, infinite time required for the charging of the capacitor and infinite time will be required for the discharging of the capacitor। अच्छा, फर्स्ट ये एमसीक्यू देखें, पास पेपर कुछ एमसीक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं। इन कैपेसिटर आंसर आपने देना है, जल्दी से दीजिएगा ताकि इससे इंडिकेशन मिले कि आपको लेक्चर सही समझ आ गया। इन कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, व्हाट विल बी द आंसर जी, इन कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन नंबर ए ग्रेविटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, डी मैग्नेटिक एनर्जी। जी, कोई आंसर देना चाहे इसका? यस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। आयशा बेटे बताएं, ओम्स टाइम्स फैरेड इज इक्विवेलेंट टू, अभी मैंने करवाया, ओहम्स टाइम फैरेड इज इक्विवेलेंट टू, जैसे अभी हमने कहा, क्या लिखा था हमने, कुछ याद है? अभी हमने लिखा हुआ था यहाँ पे कि टाइम इज इक्वल टू आर सी के बराबर होता है, टाइम इज इक्वल टू आर सी के बराबर होता है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओहम और कैपेसिटेंस की होती है फैरेड। सो ओहम टाइम्स फैरेड इज इक्वल टू व्हाट, सेकंड, और सेकंड किसके बराबर होता है, टाइम के। इसका मतलब भैया किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा ऑप्शन, टाइम इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, एरिया इंक्रीज कर रहा है, एंड डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन दैम, इसका मतलब है कि डी आपके पास क्या कर रहा है, डिक्रीज, देन द कैपेसिटर्स विल बी, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, रिमेन्स अनचेंज डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, व्हाट विल बी द आंसर हमरा जी? सी इज इक्वल टू आपके पास होता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, एरिया बढ़ा रहे, कैपेसिटेंस क्या हो रही है, डिस्टेंस क्या कर रहा है, डिक्रीज किए जा रहा है। हाँ, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, इसको भी डिक्रीज कर रहे हैं जी, इंक्रीजेस,
मतलब करेक्ट ऑप्शन इज इंक्रीजेस। मेरा आंसर आपने बताना है अब। Separation between two charges, then the Coulomb force will become, if it's double the separation between two charges, हमारे पास F is equals to G, okay sorry, F is equals to K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्केयर था। F का D के स्केयर के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो इसका मतलब है जब आप डबल कर रहे हैं इसको, तो इसका मतलब है डबल कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसने उतने टाइम डिक्रीज करना है, तो डी के स्केयर के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो इट विल बिकम्स, yes 1/4 will be the answer, so delta option is correct। जी ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ बेटे,